तो लैंडिंग पे क्या इंपैक्ट है, समझिए बात को। इन्फ्लेशन का लैंडिंग पे इंपैक्ट इस प्रकार से आएगा कि मान लीजिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स हैं, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और भी जो दूसरे बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी जो कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो दूसरों को उधार देते हैं। आप बैंकों में जाके पैसा उधार उठा सकते हो, लोन उठा सकते हो। तो अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन बैंकों के पास तो पैसा पड़ा हुआ है ना, इन बैंकों के पास पैसा कहां से आ रहा है, तो मेरे आपके जैसे लोग बैंकों में जाके डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, करंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो बैंकों के पास पैसा पहुंच रहा है। अब अगर बैंकों के पास ये पैसा फालतू पड़ा रहेगा तो वो बैंकों पे एक लायबिलिटी है। समझिए बात को, बैंक कमाते कैसे हैं, बैंक आर मिडिल पर्सन, ठीक है, इनके पास डिपॉजिट आएगा और फिर ये आगे लोन घुमाएंगे। इस लोन को जो घुमाते हैं उसके ऊपर ये जो इंटरेस्ट खाएंगे, और जो डिपॉजिट के ऊपर ये जो बैंक्स इंटरेस्ट देंगे, ये जो इंटरेस्ट लेने वाला जो अमाउंट होता है ना, जो कि बैंक लैंड करते हैं, होम लोन में पैसा दिया, कार लोन में पैसा दिया, इस पे इंटरेस्ट इन बैंकों को ज्यादा मिलता है। और जितना इंटरेस्ट ये बैंक देता है वो बहुत कम देता है। तो करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है बैंक। जो आपके डेबिट अकाउंट होते, जो एक सेविंग अकाउंट होते हैं, उन पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हो बैंक इंटरेस्ट देता है। तो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है और बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट देता है, भाई इंटरेस्ट लेने वाला जो अमाउंट है बैंकों का वो ज्यादा होता है, इसलिए बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अब समझिए, अगर मेरे जैसे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलके मान लो 100 करोड़ रुपया जाके किसी बैंक में जमा किया, अब वो पैसा बैंक के खाते में पड़ा हुआ है। अब इस 100 करोड़ रुपए को अगर हमने अपने सेविंग अकाउंट में डाला है तो बैंक को हमको कुछ वापस देना पड़ेगा भाई, 2% 3% जितना भी उनका सेविंग अकाउंट का होता है। या मान लीजिए मैंने फिक्स डिपॉजिट करा दी, तो जितना भी उनका फिक्स डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पैसा होगा वो उनको हमको देना पड़ेगा। अभी बैंक अगर हमको पैसा देगा, ठीक है, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा। अब हमने 100 करोड़ रुपए जाके बैंक में डाल दिया, बैंक के पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है, तो बैंक तो परेशान हो जाएगा ना। बैंक कहेगा यार मेरे पास तो 100 करोड़ रुपए आइडल पड़ा हुआ है, मैं इस 100 करोड़ रुपए पे कुछ कमा ही नहीं रहा हूं, मुझे इस 100 करोड़ रुपए के ऊपर ब्याज देना है, इन लोगों को इंटरेस्ट देना है। तो बैंक के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि भाई मुझे पैसा घुमाना है मार्केट में। और बैंक के ऊपर प्रेशर ज्यादा तब बढ़ेगा जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब इन्फ्लेशन होता है ना, पैसे की वैल्यू गिरती है। तो वो जो 100 करोड़ रुपया बैंक के पास पड़ा है, अगर इन्फ्लेशन 7% है तो अगले साल ही उस 100 करोड़ रुपए की वैल्यू 93 करोड़ हो जाएगी। समझ गए आप पॉइंट, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इफेक्टिवली उस पैसे की वर्थ कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के चलते, ठीक है ना। तो जिस साल 100 करोड़ पड़ा है उस साल आपको जितनी चीजें 100 करोड़ में मिलेंगी ना, अगले साल आपको उतनी चीजें 107 करोड़ में मिलेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया 7% का। तो इफेक्टिवली 100 करोड़ रुपए की वैल्यू अगले साल 100 ही करोड़ होगी, बट जो रियल वैल्यू होगी वो 93 करोड़ ही होगी। इसीलिए जब ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो बैंकों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि उनके पास खाते में जितना भी पैसा पड़ा है, मान लो 100 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो 100 करोड़ रुपया वो मार्केट में घुमाए। क्योंकि अगर वो 100 करोड़ रुपए को मार्केट में नहीं घुमाएंगे तो उसके ऊपर ब्याज देते रहेंगे, और इन्फ्लेशन के चलते उस पैसे की वैल्यू भी गिरती रहेगी। तो इसीलिए वो मार्केट में घुमा देते हैं। अब समझिए बात को, जब वो मार्केट में घुमाते हैं बहुत सारे केसेस में वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज नहीं करते। अब पॉइंट को समझिए, जब इन्फ्लेशन एक लिमिट क्रॉस करने लगता है, मान लीजिए 6-7% इन्फ्लेशन लिमिट क्रॉस करने लगा, हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई फैक्टर्स की वजह से वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, डिमांड फैक्टर्स की वजह से नहीं। अभी सप्लाई डिमांड क्या है इसके लिए पहले वीडियोस देखी जाके, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेसेस बोरो ही कर रहे होंगे। कभी कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा नहीं होती। जैसे कोरोना के पैंडेमिक के समय पे आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी। लोग घरों के अंदर बंद थे, ज्यादा डिमांड थी नहीं, और तब भी चीजों के दाम बढ़ रहे थे, क्योंकि सप्लाई साइड शॉक्स भी थे और दुनिया भर में इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो। तो अब समझिए, इन्फ्लेशन ज्यादा है, मान लीजिए 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो लेंडर्स ज्यादा पैसा लेने आ नहीं रहे। अब ये बैंक टेंशन में, बैंकों को लग रहा है, एसबीआई को लग रहा है यार मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं 100 करोड़ का, 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये 100 करोड़ की वैल्यू अगले साल 93 करोड़ रह जाएगी। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अच्छा देखिए, 100 करोड़, 93 करोड़, 107 करोड़, अगर इन तीन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए बैंक के पास इस साल में अकाउंट पड़े हैं 100 करोड़,
और अगले साल भी उसके अकाउंट में कितने पड़े होंगे, 100 ही करोड़ पड़े होंगे। लेकिन इस 100 करोड़ की जो परचेजिंग पावर होगी ना, वो केवल 93 करोड़ ही बचेगी। ठीक है ना। तो जब मैं बोल रहा हूं ना कि 100 करोड़ की वैल्यू 93 करोड़ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 करोड़ कम हो रहे हैं, नहीं, 100 करोड़ तो उतना ही है। इस साल में अगर एसबीआई के खाते में 100 करोड़ पड़े हैं और अगले साल भी 100 ही करोड़ पड़े हैं, लेकिन इस 100 करोड़ से अब आप केवल 93 करोड़ की चीजें ही खरीद सकते हो। मतलब कि आप दूसरा टर्म से ये भी बोल सकते हो कि इस साल जो सामान आप 100 करोड़ में खरीद रहे हो, अगले साल वही सामान खरीदने में आपको 107 करोड़ खर्चने पड़ जाएंगे, क्योंकि 7% का इन्फ्लेशन है। इसलिए 100 करोड़, 93 करोड़, 107 करोड़ से कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन ज्यादा है, और इन्फ्लेशन ज्यादा होने की बहुत सारी और वजह हैं। इकोनॉमी ज्यादा अच्छी चल नहीं रही है, लोग ज्यादा पैसा बैंक से उठा नहीं रहे। एसबीआई के पास 100 करोड़ पड़े हुए हैं और एसबीआई टेंशन में है कि भाई 100 करोड़ का मैं क्या करूं। समझ गए। तो एसबीआई क्या बोलेगा कि ये काम करते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या उससे थोड़े कम पे पैसा मार्केट में घुमा देते हैं। क्योंकि एसबीआई को लगेगा कि भाई मेरे 100 करोड़ की वैल्यू 93 करोड़ हो जाए, उससे बेटर ये है कि कुछ तो रिटर्न ले लो, इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न आ जाए उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए तो बेटर है। तो हो सकता है कि एसबीआई अगर होम लोन के लिए 11% ले रहा हो, तो या 10 या 9% ही ले। तो 7% इन्फ्लेशन है, और मान लो एसबीआई ने 100 करोड़ रुपए मार्केट में घुमा दिया, तो और उसने 10% या 9%, मान लो 9% पे मार्केट में घुमाया, तो एसबीआई के पास अगले साल कितना पैसा वापस आएगा, 109 करोड़ रुपए। इन्फ्लेशन कितना है, 7%, तो 107 करोड़ इफेक्टिवली आप कह सकते हो परचेजिंग पावर वाली बात हो जाएगी, लेकिन 2 करोड़ का तो फायदा हो जाएगा एसबीआई को। समझ रहे हो ना पॉइंट। मतलब कि इस 100 करोड़ को अगर 9% पे एसबीआई ने एक साल के लिए घुमाया, तो एसबीआई को कितना पैसा वापस मिला, एसबीआई को वापस मिला 9 करोड़ रुपया। लेकिन वो 9 करोड़ में से 7 करोड़ तो इन्फ्लेशन वाले हैं, तो इफेक्टिवली प्रॉफिट यहां पे एसबीआई का 2 ही करोड़ है। लेकिन फिर भी एसबीआई पैसा घुमाएगा, क्यों? क्योंकि अगर उसके पास 100 करोड़ फालतू पड़ा रहा, खाली पड़ रहा, तो नुकसान है। इसीलिए लेंडिंग भी इन्फ्लेशन के समय पे मजबूरी में बैंकों की बढ़ जाती है, अगर ज्यादा लोग बैंक का लोन उठाने के लिए नहीं आ रहे। अगर बैंक के लोन की डिमांड ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये जो होम लोन है ये 11%, 13%, 15% में भी दे सकता है एसबीआई। लेकिन कोई लोन लेने आ ही नहीं रहा है। एसबीआई को लगेगा मेरे 100 करोड़ बर्बाद हो जाएं, तो एसबीआई क्या करेगा, अपने नॉमिनल रेट्स को गिरा के भी पैसा बांट देगा मार्केट में, ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी नलीफाई हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए एक्स्ट्रा। और कभी कभी एसबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई खरीद लेगा, तो उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ना सरकार की तरफ से, तो उतना नुकसान नहीं होगा। ये भी करता है कभी कभी आपका एसबीआई या पीएनबी जैसी बैंक। तो समझ गए ना, लैंडिंग पे उधार देने वाली चीजों पे कैसा फर्क आ रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी।